बेधड़क में आज बात बिगड़ैल रईसजादों के रफ्तार वाली सनक की, जो जान पर भारी पड़ रही है। कुछ ही दिन पहले कानपुर में एक रईसजादे ने लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचला था और अब देश की राजधानी से भी एक रईसजादे की एक ऐसी ही करतूत सामने आई है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक रईसजादे की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल धनेश्रा नाम के एक युवक की जान ले ली। हादसा 3 फरवरी को हुआ था, जहां स्कॉर्पियो सवार नाबालिग फन रील बना रहे थे और इसी दौरान उसने बाइक सवार साहिल को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे में न केवल एक मां की गोद सूनी हुई, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते बिना लाइसेंस वाले नाबालिगों की लापरवाही को भी फिर से उजागर कर दिया है। जिस स्कॉर्पियो से साहिल की बाइक को टक्कर मारी गई है, उस गाड़ी का पिछला रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इस गाड़ी पर पहले से ही 13 चालान दर्ज थे, अधिकतर चालान ओवर स्पीडिंग के थे। इससे ये साफ हो जाता है कि गाड़ी का मालिक कानून की धज्जियां उड़ाने का आदी था, उस पर सख्त एक्शन नहीं हो रहा था और इसी का नतीजा है कि साहिल इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल है कि जिस गाड़ी पर ओवर स्पीडिंग के 13 चालान थे, उस पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? बिना लाइसेंस नाबालिग को स्कॉर्पियो कैसे मिल गया? और सवाल यह भी है कि क्या रईसजादों की रफ्तार वाली सनक पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I'm a helpless mother alone. I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. ये दर्द, ये बेबसी, ये लाचारगी है उस मां की जिसका बेटा दिल्ली में एक रईसजादे की रीलबाजी, स्टंटबाजी का शिकार हो गया। रईसजादे की सनक ने एक मां से उसका इकलौता सहारा छीन लिया। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं। मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी? हादसा दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को हुआ, जिसमें साहिल धनेश्रा नाम के युवक की मौत हो गई। आरोप है कि एक नाबालिग अपनी बहन के साथ सड़क पर स्पीड फन रील बना रहा था, तभी उसकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही साहिल धनेश्रा की मौत हो गई। इस हादसे में एक टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह भी घायल हुआ। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बीच सड़क पर ही बाइक बिखर गई थी, पहिए अलग हो गए थे, वहीं टैक्सी के भी परखच्चे उड़ गए थे। हादसा कितना भयावह था, साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की गवाही दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साहिल के सिर पर काफी चोट आई थी, खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी, मस्तिष्क के अंदर खून बह रहा था, सीने पर गंभीर चोट लगी थी, फेफड़ों में खून जम गया था। ज्यादा खून बहने से साहिल की मौत हो गई। साहिल की मौत पर बेबस मां का दर्द हर किसी का कलेजा चीर देने वाला है। फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और सब कुछ फेयर हो, और ये जो मनमानी करने के लिए इस तरह के बिगड़े हुए बच्चे अमीरजादों के रोड पे निकल जाते हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। अब बहुत हो गया, ये बहुत बच्चे कुर्बान हो गए। अब नहीं, अब कोई बच्चा नहीं जाना चाहिए। No parent should go through this pain, never. बच्चे बीमारी हो जाते हैं तो माँ बाप की जान निकल जाती है, और अपने बच्चों को ऐसी हालत में रोड में पड़ा हुआ देखना। साहिल की मां की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। रईसजादे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं, लेकिन कानून की विडंबना देखिए। जिस चिराग को बुझा दिया, उसे बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देकर अंतरिम जमानत मिल गई। हाँ, क्योंकि वो रईसों के हिसाब से कानून बने हुए ना, रईसों के लिए बने हुए कानून। यहाँ पे हमारे देश में रईसों के हिसाब से सब कुछ होता है। विजय माल्या पैसे लेके भाग जाता है, ट्रांसपोर्टर की औलाद मेरे जैसे बच्चे को उड़ा देती है, लग्जरी गाड़ियाँ 6-7 को कुचल देती हैं, BMW कुचल देती है, बाद में पैसे देके लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे परिवार होते हैं, उनके और बच्चे होते हैं।
उनके पीछे और रोने वाले होते हैं तो वो उनका मुंह देख के चुप हो जाते हैं। थोड़े दिन मीडिया में हाईलाइट होता है, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। मैं ठंडा नहीं होने दूंगी। मेरे पास एक ही था रोने के लिए, मेरे पास और कोई नहीं है। मेरे पीछे कोई नहीं है जिसका मुंह देख के मैं अब चुप हो जाऊं। मेरे पास कोई रीजन नहीं है। मेरी तो दुनिया खत्म है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए साहिल की मां ने लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब रईसजादों की सनक किसी की जान पर भारी पड़ी हो। आपको याद होगा, कानपुर में वीआईपी रोड इलाके में 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को टक्कर मार दी थी। कार आर्यनगर में रहने वाले कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम चला रहा था। इस केस में भी आरोपी बड़ी ही आसानी से जमानत हासिल कर गया। करीब साल भर पहले पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस ने भी देश को झकझोर दिया था। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श ने बाइक सवार 2 इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी। हादसे के वक्त कार चला रहा शख्स महज 17 साल 8 महीने का था और शराब के नशे में था। और अब दिल्ली में एक रईसजादे की स्कॉर्पियो की टक्कर से साहिल की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि रीलबाजी और रफ्तार की सनक पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? शहर में नाबालिग ड्राइविंग पर निगरानी क्यों कमजोर है? क्या नाबालिगों को गाड़ी देने वाले माता पिता पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलना चाहिए? और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कब तक बिगड़ैल रईसजादों की सनक का शिकार सड़क पर आम आदमी होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। संजय शाह, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं संजय शाह जी। आरके सिंह, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका रुख कर लेती हूँ। आप मनोविज्ञान को बेहतर समझते हैं। ये कैसी मानसिकता पैदा हो रही है सर, जो एडल्ट्स हैं या जो एक जेनजी जिसे मैं कहूँगी इस आज की भाषा में, इनके भीतर ये जो सोशल मीडिया का कीड़ा है, ये रील्स का जो कीड़ा है, ये ऐसा पनप रहा है कि आगे किसी की जान जा रही है या उनकी खुद की जान खतरे में आ रही है, वो किसी भी बात की परवाह नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं इसको कंपार्टमेंटलाइज करूंगा। सबसे पहले आपका आ गया कि जो एनवायरनमेंट आता है वो गवर्नमेंट देती है। तो जिस तरह हम आदमी रोड पे गाड़ियां चलती हैं, स्कूटर बिना हेलमेट के चलते हैं, इट शोज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल, हाउ दे मूव ऑन द ट्रैफिक। रेड लाइट पार कर लेते हैं। मुझे याद है कि ओपरा विनफ्री कंट्री में आई थिंक 15 साल पहले आई थी, एंड शी वॉज अघास्ट। जब वो रोड पे थी, शी सॉ समबडी क्रॉसिंग द रेड लाइट, शी वेंट ओ माय गॉड, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, अरे खून हो गया, और हम देख रहे हैं। शी वॉज एक्चुअली परप्लेक्स कि भैया ये कैसे कोई रेड लाइट क्रॉस कर सकता है। पर हम लोग के लिए ये नॉर्मल चीज है, ये आज से नहीं है। आप दिल्ली से भी बाहर, अगर आप दिल्ली के अंदर भी, साउथ दिल्ली को अगर आप छोड़ दीजिए, जितनी बाहर आप जाते रहेंगे आपको ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज दिखेगी। दूसरा है इसकी ये किसकी वजह से हो रहा है। जैसे आपने अभी खुद बताया कि 11 चालान हुए। अब जिस गाड़ी के 11 चालान हुए उसके ऊपर क्या हमारा लॉ नहीं है? ये तो जो हमारे एडवोकेट है वो बताएंगे कि क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसा क्या है कि या हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्योंकि 5-5.5 हजार दिल्ली के अंदर है तो उनकी मैन पावर ही नहीं है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है। अब मैं इसकी साइकोलॉजिकल साइड पे आता हूँ। देखिए, जो एक बच्चा होता है, आपकी जो ह्यूमन ब्रेन है, इसके जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है एमिगडाला। जो एमिगडाला होता है, जो इमोशनल साइड होता है, जो इंपल्सिव साइड होता है, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल तक की उम्र में तक डेवलप होता है। आपने रील की बात करी, ये आपने जो बात करी, जो गाड़ियां इतनी तेज चलाते हैं, इसमें जो हमारी ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, मॉलिक्यूल होता है, विच इज कॉल्ड डोपामीन। तो जो ये डोपामीन है, ये क्योंकि बच्चों का जो एमिगडाला उनका एक्टिव है, पीएफसी एक्टिव नहीं है, तो ये बहुत जल्दी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और उनको लाइफ के अंदर नई चीजें, जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपनी डोपामिन लेवल उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के अंदर कानून, हमारे देश के अंदर जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जब तक वो इस तरह का डर नहीं पैदा करती, क्योंकि देखिए एमिगडाला में एक और चीज होती है, एक तो इमोशनल साइड हो गया, दूसरा हो गया फियर फाइट फ्लाई। तो फियर फाइट फ्लाई, जब तक आप फियर नहीं डालेंगे उसके अंदर कि अगर ये करेंगे, पेरेंट्स के अंदर फियर नहीं डालेंगे। आपने जेन जी की बात करी,
जेन जी में मैंने एक और चीज आजकल देखी है कि पेरेंट्स हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम हेल्पलेस। पेरेंट्स के हाथ में बहुत कम रह गया है, पर आप गाड़ी जैसी चीज अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो इतनी, देखिए एक मदर के लिए एक अपने बच्चे को खोने से ज्यादा कुछ दुनिया में कुछ खराब नहीं हो सकता। और इसके लिए उस साहब को चला, वो मेरे ख्याल से उनको बेल भी मिल गई है फादर को, वो भी बाहर है। मेरा कहने का एक छोटा सा मतलब है कि इंडिया में जब तक ह्यूमन लाइफ नहीं होगी, जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी, आप एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब ये वाली फैमिली एजुकेटेड थी, जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो भी बच्चा एजुकेटेड था, जो उसके पेरेंट्स है वो भी एजुकेटेड थे, पर आप रिजल्ट देखिए क्या मिला। तो जब तक साइकोलॉजी ये कहता है कि एनवायरनमेंट बिहेवियर क्रिएट करता है, और ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है, पॉलिसीज बना के और इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, कि वो उसको अप्लाई करती हैं कि नहीं करती हैं। आर.के. सिंह जी, बहुत सारे कानूनी पहलू भी हैं इस मसले पर। आपको लगता है सर कि जो ये 16 से 18 साल के का जो एज ग्रुप है, उसमें हम जो एक मैच्योरिटी का हम कहीं ना कहीं परीक्षण करते हैं, वो साइंटिफिक लगता है आपको कि एक्चुअल में जो केसेस आज के समय में आ रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे थोड़ा सा डिफर कर रही है? सर कुणाल, पता है हम लेजिस्लेटिव मैटर्स में आज भी बहुत आर्किक वे में जा रहे हैं, बहुत पीछे। मतलब 16वीं शताब्दी हमारा माइंड फ्रेम है। जब लेजिस्लेशन हमारे बनते हैं पार्लियामेंट में ना, इनको ये बात समझ में नहीं आती है। ये जो जुवेनाइल का कंसेप्ट है, ये बड़ा इन्फॉर्म्ड जनरेशन, ये जनरेशन बहुत इन्फॉर्म्ड है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी आयरनी है। 3 तारीख को ये घटना घटी ना, 3 फरवरी को जी। 3 फरवरी को हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना है। नागरत्ना को हम लोग कहते हैं शी इज अ मदर जज, और जज मदर, शी हैज गॉट सच ए कॉम्पैशन। तो पुणे में जो पोर्श वाला केस हुआ था, जिसमें आपने अभी इसका जिक्र किया है ना, जहां पे 3 लड़के शराब पी करके 2 IT प्रोफेशनल्स को गाड़ी से मार दिए थे, बेचारे रोड पे मर गए थे। उनके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था, 18 महीने से वो जेल में थे। तो बेल देते समय जस्टिस नागरत्ना ने एक ऑब्जर्वेशन किया। वो ऑब्जर्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए क्या कोइंसिडेंस है। 3 तारीख को ये घटना घटती है, 3 तारीख को जस्टिस नागरत्ना का ऑब्जर्वेशन है। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें कि मैं ऑब्जर्वेशन आपके पढ़ना चाहता हूँ प्लीज। वो कहती है, उसका हिंदी जो तर्जुमा है कि इन किशोर, मतलब इन यंग लड़कों के माता पिता के बारे में कुछ कहना जरूरी है। उन्हें अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं है। नशा करना एक अलग बात है, लेकिन बच्चों को गाड़ी की चाबी देना और मौज मस्ती के लिए पैसे देना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। नशे के साथ जश्न मनाना, फिर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना और सड़क पर चल रहे निर्दोष लोगों की जान लेना, कानून को ऐसे लोगों तक पहुंचना ही पड़ेगा। दिस इज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू द पुलिस एज वेल एज द जुडिशरी। आगे कहती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन किशोरों के माता पिता ही जिम्मेवार है, जिन्होंने बच्चों को गाड़ी की चाबी दी और मौज मस्ती के लिए पर्याप्त पैसे दिए। और यही असली समस्या है। इन माता पिता के पास अपने बच्चों से बात करने, संवाद करने और उनके साथ समय बिताने का समय नहीं है। तो समाधान क्या है? उन्हें पैसे दे दो, ATM कार्ड दे दो। एग्जैक्टली यही हुआ इस केस में भी। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैसा पेडांटिक बोर्ड है, रॉटन बोर्ड है। दिस बोर्ड हैज टू बी स्क्रैप्ड अप अक्रॉस द कंट्री। दिस इज अ बोर्ड ऑफ रिहैबिलिटेटिंग द डिलिंक्वेंट, आई एम टेलिंग यू विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इस बच्चे को इन्होंने तुरंत 3 तारीख को घटना घटती है, 10 तारीख को ये बेल दे देता है। क्या बेल? इंटरिम बेल भाई, एग्जामिनेशन देने जाना है, राइट। अब आप देख लीजिए पोर्श वाले मैटर में भी ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स थे, उसने पता है ये जो जुवेनाइल थे उसको बेल देते समय क्या कहा था? इनको बेल पे जाने दो बाहर, 300 वर्ड्स के ऐसे लिखने हैं। तो हंगामा हुआ, आप लोगों ने मीडिया में उसका हंगामा किया, तो रिव्यू हुआ तो उसको ऑब्जर्वेशन रूम में भेज दिया और 1 महीने के बाद उन बच्चों को लिख दिया। तो हमें बहुत जरूरत है कि ऑब्जेक्टिवली चीजों को समझने की। और ये रील की जो समस्या है ना, हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। वी आर कंट्री विच इज फुल ऑफ लॉ, है ना। 70,000 कानून है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के। कानून बनाए जाते हैं, ट्रस्ट करने वाले कानून नहीं बन रहे। रील को लेकर के आज के डेट में हमारे पास कोई भी गाइडलाइंस नहीं है और ये हिस्टेरिकल नेचर पे जा रहा है। आप याद रखिएगा, पब्लिक प्लेसेस में जिस तरीके से बिल्कुल, मैं इससे इस पर आगे आपसे बात भी करूंगी। बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं। सोशल मीडिया को लेकर किसी तरह की कोई लगाम अभी तक नजर नहीं आ रही है, जो कि बहुत जरूरी बात है। हमारे साथ अनुराग कुलश्रेष्ठ जी भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपसे अक्सर जब भी चर्चा होती है, जब भी आप मेरे कार्यक्रम में आते हैं, हम अक्सर इसी तरीके की लापरवाहियों पर बात करते हैं और रोड सेफ्टी को लेकर कमोबेश वही बातें सामने आ जाती हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स एक दिन बीतता है, उसके अगले दिन फिर से आ जाते हैं। तो
तो ये कितनी बड़ी विडंबना है सर कि बहुत सारा हमारे पास एक सिस्टम है, नियम कायदे कानून हैं, लेकिन वो सब ऐसा लगता है जैसे तोड़ने के लिए ही बने। अनुराग जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज सर। या थैंक यू सोनल जी। एक्चुअली मैं कपिल जी की बात और आरके साहब की बात पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पर जो एक सिस्टम बना हुआ है, कानून नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी पर, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है, रोजाना जैसे विक्टिम न्याय, हर विक्टिम न्याय मांगता है, विक्टिम फैमिली न्याय मांगती है, तो 500 विक्टिम फैमिली रोज न्याय मांगती है यहाँ पर। लेकिन जो सोसाइटी की आवाज है, हम 4 लोग 5 लोग यहाँ पर है, क्या हमारी डिमांड है किसी नए लॉ के लिए, सोसाइटी में गवर्नमेंट तक किसी चीज को पहुंचाने के लिए कि वी नीड दिस चेंज? नो। नंबर 1, मैं थोड़ा सा हर बात पर वही आता हूँ कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर जहां पर बात करते हैं तो हम थोड़ा सा हवा में चले जाते हैं, लेकिन उसके गहन जो उसके पीछे जो भावना है या जो मूल रूट कॉज है, हम उस पर कभी फोकस नहीं करते। मैं अब एग्जाम्पल लेके बात करना चाहता हूँ। हमारी मूवीज में स्टंटिंग, रैश ड्राइविंग, स्पीडिंग के इतने सारे सिनेरियोज दिखाए जाते हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी की एक छोटी सी गाइडलाइन है, एक पैराग्राफ की 4 लाइनें हैं उसमें। टिल द मोमेंट देयर इज नो डिमांड ऑफ द स्टोरी यू कैन नॉट पोर्ट्रे द ट्रैफिक वायलेशंस। जी। हमारे सभ्य सोसाइटी के हम जैसे लोगों को कम से कम एक डिमांड करनी चाहिए कि ये डिमांड ऑफ द स्टोरी क्या है। माँ का एक्सीडेंट हो गया है, बहन का किडनैपिंग हो गई है, या मेरा एग्जाम छूट रहा है, ये मतलब डिमांड ऑफ द स्टोरी क्या है जो मैं ट्रैफिक का वायलेशन नहीं शोकेस करूंगा। अब इसके पीछे भावना की तरफ जाते हैं हम कि आखिर ये 4 लाइन की जो गाइडलाइन निकाली मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी ने, वो क्यों निकाली? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई गलत चीज हो रही है या मेरी सोसाइटी के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है इस चीज का। जी। जब धूम मूवी आई थी, यहाँ पर कम से कम मुंबई में 10 से 12 लोगों की डेथ हुई थी स्पीडिंग, स्टंटिंग करने के दौरान। बिल्कुल। एक हफ्ते के अंदर वहां के सिटी कमिश्नर ने एक डिमांड की कि इस धूम मूवी पर बैन लगना चाहिए। लेकिन बैन किस लॉ के आधार पर? हमारे पास लॉ ही नहीं है। लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि हम जैसे लोग कोई डिमांड नहीं क्रिएट कर पाते मार्केट में। अगर हम डिमांड क्रिएट करें इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, तो शायद हम इस बात पर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं। अवेयरनेस की भी कहीं ना कहीं कमी है और लोगों को भी सोचना होगा कि जो हादसे इस तरह से घट रहे हैं उस पर उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आप आवाज़ उठाएं, अपने राइट्स की, अपने ड्यूटीज़ की भी बात करें ना साथ साथ। अगर आप अपने राइट्स की बात करते हैं तो संजय सहाय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी एक पूरा करियर रहा है, आप पूर्व IPS रहे हैं, आपने ऐसे केसेस देखे होंगे। अभी जिस तरीके से RK सिंह जी भी जिक्र कर रहे थे, कानून भी कहता है 199A के तहत जो है माता पिता की गिरफ्तारी वास्तव में हो रही है क्या? आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ऐसे मामलों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करते हैं और उनकी जवाबदेही बनती है। तो क्या वो इस जवाबदेही के दायरे में आते हैं? आपने कुछ इस तरह के केसेस देखे हैं? आपका पूरा रिकॉर्ड रहा है सर। मैं पहले उसका क्या जवाबदारी है पेरेंट्स का, हम उस पर थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन ये जो लॉ मेकिंग के बारे में बात हो रही थी कि हम लोग का सिविल सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पास लॉ मेकर्स है कि नहीं। आपके पास पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, लेकिन कोई लॉ मेकर नहीं है। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को टाइम नहीं है लॉ के बारे में सोचने समझने के लिए। रील्स की हम बातें कर रहे थे, तो जो हमारा सोशल मीडिया है, IT है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें और लॉ का जो गैप है, मेरे हिसाब से कम 25 साल का उसमें गैप है। वो कब मेकअप होगा, कैसे मेकअप होगा, मुझे नहीं पता। थर्ड जो हम बात करते हैं सिस्टम का, तो ये सिस्टम नहीं है, ये एक सेम्बलेंस ऑफ सिस्टम है। ऊपर से आपको सिस्टम का एक आकार दिख रहा है कि आपने नोएडा में भी देखा, इधर एक और जल बोर्ड वाले केस में भी हुआ, पोर्शे और ये सब केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसको अगर देख के यही लगता है कि एक सेम्बलेंस ऑफ सिस्टम है। एक्चुअली द सिस्टम हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। जो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि देयर हैज टू बी इफेक्टिवनेस। जब इफेक्टिवनेस नहीं है सिस्टम में, तो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी दिल्ली में हमारे पास 1 लाख कैमरास हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और कोई 9-10 हजार या कुछ कैमरा दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में है। Now you have the largest number of cameras owned by any city in the world.
उतना कुछ होने के बाद टेक्नोलॉजी का कोई वहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब ये व्हीकल जो है 60 किलोमीटर 80-100 किलोमीटर कुछ भी जो भी स्पीड पे चल रहा था, इस पे कोई चालान नहीं होता है। जब वो एक्सीडेंट होगा तभी पोर्शे केस में भी वही हुआ था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अगर खुद जुवेनाइल बोला जाए तो उसमें कोई डाउट का बात नहीं है। अब हम आते हैं पेरेंट्स के रेस्पॉन्सिबिलिटी में। पेरेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनन पेरेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो वहीं पे सिमट के खत्म हो जाता है अक्यूज पे, और पेरेंट्स को बीच में नहीं लाया जाता है। अगर पेरेंट्स पे करीब करीब हर एक जुवेनाइल केस में या और भी केसेस में जहां उनका लैक्सिटी दिखता है, अगर उनको गिरफ्तार किया जाए तो हो सकता है कि इस पे कुछ असर पड़े। जी। पेरेंट्स का इशू क्या हो गया है कि आज जो जनरेशन है वो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत तेज हैं, क्योंकि वो जो है गैजेट से खेलते हैं, कुछ ऐसे भाषा में बात करते हैं जो इनके समझ में नहीं आता है। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स हैव गिवन अप देयर रिस्पांसिबिलिटी। स्कूल्स ने भी छोड़ दिया है, पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया है, सरकार ने भी छोड़ दिया है, कम्युनिटी ने भी छोड़ दिया है, और हम मान लिए कि हम बहुत ही तेज रफ्तार से एक बहुत ही डिजिटल वर्ल्ड में चले जा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप फिर सोशल मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया को बोला जाता है एंटी सोशल मीडिया और अनसोशल मीडिया। इसका मतलब यह है कि ये पूरा डोपामाइन और फोमो इसी पे पूरा ये ऑपरेट करता है। इसको बनाया गया इसी पर्पस के लिए। तो जब आपके पास उसका एंटीडोट नहीं है, कानून के तौर पे कुछ नहीं है आपके पास, एनफोर्समेंट कुछ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो बचा क्या? जहां तक दिल्ली के रोड्स का सवाल है, बाकी देश में भी वही हो रहा है। दिल्ली के रोड्स पे जो रोज कुछ हो रहा है वो अपने आप में अजूबा है, क्योंकि आपके पास ज्यादातर रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज होने के बाद भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है जी। तो ये बहुत ही सोचने के बाहर की चीज है। और ये 3 तारीख का केस है। 3 तारीख के केस के बाद ये कहीं हाईलाइट नहीं हुआ, ना मीडिया ने हाईलाइट किया, ना सिविल सोसाइटी तो खत्म ही हो गया है, ना सिविल सोसाइटी ने हाईलाइट किया, ना कोर्ट ने इस पे कुछ अलग से किया, किसी ने किया। जब उसकी मां ने गुहार लगाया और जब उसने क्लियर कट एक्स पे लिखा, वहां से फिर इस स्टोरी को पकड़ा जा रहा है। तो सोशल मीडिया के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, पूरा मीडिया, पूरा सरकार, पूरा सोसाइटी करीब करीब जो है वहीं से उठा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन वहीं से उठा रहा है। तो जब वहां जाके पूरे दुनिया कन्वर्ज कर गया है, तो वहां से बच्चों को अलग से निकालना अभी आज के तारीख में इस सिचुएशन में करीब करीब नामुमकिन है। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं संजय सहाय जी। और देखिए, बड़ी विडंबना है कि सोशल मीडिया से ही ये लाइक्स और फॉलोअर्स की जो एक लोगों के अंदर भूख बढ़ती है, और वहीं पर एक सोशल जस्टिस की लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं। तो दोनों ही पहलू हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी, ये जो किशोर हैं, जो ये यंगस्टर्स हैं, उनमें जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो ये आदत बढ़ रही है सर, ये जो लत बढ़ रही है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन ये जो लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख है ना, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। देखिए, लत पहले भी थी, पर उस हिसाब से गैजेट्स आपके पास नहीं थे। आज आप BMW पे एक्सेलरेटर पे करते हो, कितने कम सेकंड में वो 0 से 100 की स्पीड पे पहुंच जाता है। इफ यू आर बिहाइंड द व्हील्स तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो अगर आप जेन ज़ी की बात करिए, देखिए एक रिसर्च हुई है इसके ऊपर, उसमें इनकी बड़ा ही कॉन्ट्रोडिक्टरी एक चीज आई है। एक तो इनका है, दे आर वेरी नॉन चैलेंट, बहुत इंडिफरेंट होते हैं, एंड इट इज एन एटीट्यूड ऑफ आई डोंट केयर। पेरेंट्स भी क्या बोले, कोई क्या बोले, आई डोंट केयर। सेकेंडली, इनके अंदर एक अपराइट होना, सेल्फ राइटियस होना और ऑनेस्ट होना, इन द सेंस कि हम जो करेंगे अपने हिसाब से भी करेंगे और हम ठीक करेंगे, ये भी इनके अंदर देखा गया है। तो सवाल ये है कि ये जो पैराडॉक्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया है जेन जी के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स के हाथ में, आज हम पेरेंट्स की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पर मैं आपको दावे के साथ एज ए साइकोलॉजिस्ट कह सकता हूं कि 12-13 साल से ऊपर के जब बच्चा चला जाता है, पेरेंट्स का उन पे कंट्रोल नहीं होता। बच्चे के आज के डेट में इतने टैंट्रम्स हो गए हैं, इतने ब्लैकमेलिंग स्टाइल हो गए हैं कि पेरेंट्स उनसे कोप अप नहीं कर सकते। बट क्या सवाल ये है, अगर कोप अप नहीं कर सकते तो क्या गाड़ी की चाबी जैसी चीजें, जब आपका बच्चा अंडर एज है, आप कैसे उस पर सरेंडर कर सकते हैं? सो देयर हैज टू बी अ लाइन, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स आर टू प्रीऑक्यूपाइड विद देयर ओन सोशल मीडिया, विद देयर ओन लाइफ, विद देयर ओन cocoons, that they are not primarily bothered. It is today unfortunately हम चल रहे हैं hope against hope,
कि भाई बच्चा भी अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है। अब सवाल ये है, ऐसी चीजों का कोई सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन जैसे मैंने कहा, जब तक जैसे कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग 25 साल हमारे लॉस, हम लोग शायद 25 साल पीछे है लॉस। आप देखिए, कोई दो लोगों की अगर लड़ाई होती है तो पुलिस वाला पहले छुड़वाता नहीं, वो पहले देखता है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है दोनों को थाने ले जाएगा। पुलिस वाला क्यों नहीं छुड़वाता? उसको लगता है भाई बीच में कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए या मेरे ऊपर हाथ। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट हैज टू बिकम प्रोएक्टिव। यू कैनॉट बी अ बेंच सिटर, यू कैनॉट बी राइट ऑन द बाउंड्री, और जब चीजें हो जाए देन यू कम, देन यू अरेस्ट बोथ द पीपल। यू हैव टू बी अ प्रीएम्प्टिव। और सेकेंडली, जो सिविल राइट्स की हम बात करते हैं, लोग ये वाली स्टोरी भी हम भूल जाएंगे। इस दुनिया में, देश में मैंने कहा, ह्यूमन वैल्यू अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम लोग भी भूल जाएंगे। मीडिया, अब आप देखिए मीडिया इतना स्ट्रांग है, मुझे तो यह भी पता चल रहा है कि ये 3 तारीख की, मतलब 2 हफ्ते पहले की ये घटना है। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था। तो अ पर्सन लाइक मी हु इज ऑफ एंड ऑन सोशल मीडिया, इफ आई डोंट नो अबाउट इट, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज आवर मीडिया डूइंग? वो मीडिया क्या डाल रहा है प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे? वो क्या डाल रहा है कि पॉलिसीज लाने पे? तो कहने का मेरा मतलब है कि यहां पे सब भगवान भरोसे चल रहा है, और ये ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक द गवर्नमेंट इट डजंट स्टार्ट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। आर.के. सिंह जी, देखिए जनरेशन गैप आता है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है, समझने समझाने के तौर तरीके बदलते हैं, उसी हिसाब से लगता है कि सज़ा के भी तौर तरीके बदले जाने चाहिए। जो बात अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि अभी हम बहुत पुराने कानूनों में जी रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया के हिसाब से, क्योंकि नया ज़माना है, तो ये जो ख़तरनाक कंटेंट जा रहा है उसको लेकर भी कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ नई स्ट्रेटजीज बननी चाहिए। देखिए सोनल, मैं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988, इसमें पहले कोई पेरेंटल ऑब्लिगेशंस नहीं था। अगर कोई माइनर बच्चे कुछ ऐसा घटनाक्रम करते हैं तो ये एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अल्तमश कबीर थे हमारे यहाँ, चीफ जस्टिस से रिटायर भी किए थे। उन्होंने पहली बार एक जजमेंट दिया था, इसमें बोला था कि पेरेंट्स जो है स्क्वायरली लायबल होंगे अगर ये बच्चे कुछ इस टाइप की घटना करते हैं, चाबी लेके जाते हैं, तमाम चीजें करते हैं। उसी के बाद 2019 में ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने अमेंडमेंट किया था और बोला था कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है जहां पे बच्चे चाबी लेके चले जाते हैं और एक्सीडेंट कर जाते हैं तो पेरेंट्स भी लायबल होंगे, उन्हें 3 साल की पनिशमेंट होगी और 25,000 फाइन देना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद हमें सबसे बड़ी मुश्किलात क्या है कि मैं अपने वर्क को जानता हूँ वकील से। यू शो देम द लॉ, दे विल टेल यू हाउ टू गेट रिड ऑफ इट जी। और मैं बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस बच्चे के पिताजी का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। ये कितना दुर्दांत आदमी, कितना दुर्दांत, ये पक्का किसी वकील से मशवरा ले रहा है और वकील ने इसको, मेरे ही पेशे के लोग ने इसके दिमाग में एक कीड़ा डाला है कि तुम ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दे दो कि वो बच्चा जो था चाबी लेकर के मेरे जाने बिना वो चला गया था घर से। ये उसका डिफेंस है जी, क्योंकि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट का ये डिफेंस है। अगर आपके घर से आपका जुवेनाइल बच्चा आपके बिना परमिशन के चाबी लेके चला जाएगा तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब इसके जो लॉयर्स होंगे इसी चीज को इसका डिफेंस बनाएंगे। लेकिन उससे इधर एक और बात है, क्योंकि वी विल फोकस ऑन दिस केस ओनली, रीजन बीइंग वी आर नॉट हियर टू डाइसेक्ट अदर थिंग्स, कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में 90 दिन के अंदर अगर आपकी चालान पे नहीं होती है तो गाड़ी इंपाउंड हो जाएगी। इसके ऊपर 11 चालान थे, 11 चालान थे। ये ऑब्जर्वेशन कहाँ था, ये जो मॉनिटरिंग हो रही थी दिल्ली पुलिस की कहाँ थी जी। उसके बाद ये बच्चा एक्सीडेंट करता है और ज्यादातर ओवर स्पीडिंग के थे, ज्यादातर ओवर स्पीडिंग के थे। तो ये तो नॉक कर रहा था, ये जो गाड़ी थी ये नॉक कर रही थी कि दिस कार इज गोइंग टू बी अनदर मर्डरस व्हीकल ऑन रोड। ये हम और आप और पुलिस वाले इसको देख नहीं पा रहे थे। अल्टीमेटली एक बच्चे का जान ले करके हम सब जगह हैं। और दूसरी बात है, जब ये घटना घटी तो आप देखे होंगे लोग वहां पे रील बना रहे थे, फोटो ले रहे थे, इस बच्चे को कोई हॉस्पिटल में लेके भी नहीं गया। कैसे इनसेंसिटिव और कैनिबलिस्टिक सोसाइटी हम होते जा रहे हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। पुलिस 2 घंटे डिले करती है, 2 घंटे क्रूशियल डिले होता है। और ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये पूरे हॉलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कौन करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो तो कंप्लीटली एज आईपीएस साहब ने ये बिल्कुल कहा था, वो तो खुद ही जुवेनाइल है, वो तो खुद ही रिटायर्ड लोगों का रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ऐसे मैथ्स में मेरा अपना जाति तौर पे मानना है कि हाईकोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी बनानी चाहिए। टू एन एक्सटेंट कि हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज को
इसके ऊपर मॉनिटर करना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो तो हम डे टू डे देखेंगे कि अभी तक आपने इसको प्रोसिक्यूट किया तो क्या किया। अपील में अगर वो प्रोसिक्यूशन टूटा है तो पुलिस ऑफिसर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और इन्वेस्टिगेशन को पूरा स्क्वायर किया जाएगा। जी ये बताएं और बताएं, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसी से मेरी नाराजगी है और कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बनता है। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस की बात होती है, लेकिन रोड सेफ्टी को लेकर हम देखते हैं कि उतनी ढिलाई भी सामने आती है। अवेयरनेस की बात अलग है, लेकिन आप देखिए ना, एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था उस स्कॉर्पियो गाड़ी का जिसके इतने चालान थे, बावजूद इसके वो स्कॉर्पियो दंदनाती हुई चलती रही और नतीजा क्या हुआ कि एक घर का चिराग बुझ गया। एक्चुअली सोनल जी, हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम बन चुका है लॉज को लेकर भी, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी, और हम उससे बाहर नहीं जाना चाहते। लॉयर्स के बारे में हमारे आर के सिंह साहब ने बहुत सही बात बोली कि पार्टियां उनको मिलती हैं। हर एक्सीडेंट 2 वकीलों की एक पार्टी होती है, 2 लॉयर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पुलिस के केस में पुलिस ने अभी जैसे कैमरा सिस्टम की बात हो रही थी कि 10,000, 15,000, 20,000 कैमराज हमारे यहाँ लगे हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं है या मॉनिटरिंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि हमने पुलिस के रोल को शिफ्ट कैसे किया। मैं इन्फोर्समेंट एजेंसी पर आना चाहता हूँ। पहले हम एक्टिव इन्फोर्समेंट करते थे, वहां पर लोग बाग हमको बोलते थे कि वो चौराहे के बाद में पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, वो पकड़ते हैं वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस ने भी बचने का रास्ता वहां से निकाला कि पब्लिक से नहीं भिड़ते हैं। उनको कैमरे मिले, ऑफिस में बैठ कर उस कैमरे के थ्रू उन्होंने 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख चलाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में जो आता है सिनेरियो कि जब वो 5 लाख चलान सपोज दिल्ली से भेज दिए गए लोगों को, उसमें से 75% ने वो अनपेड चलान्स, मतलब पुलिस के पास कोई नेटवर्किंग नहीं है कि उन चलान्स के बारे में फॉलो अप ले पाए। वो एक वहां पर चीज खत्म हो जाती है। उसके बाद में रोल आता है कोर्ट का। हमारे यहाँ कुछ कोर्ट्स लगती हैं, उनका अनाउंसमेंट किया जाता है, बड़े छाती ठोक के किया जाता है, आइए अपने चलानों से वो गेट रेड ऑफ द चलान्स इन जो लोक अदालत लगती है हमारे यहाँ पर। मतलब हमने एक, अगर इसको हम क्राइम मानते हैं, अगर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स को, तो वहां पर उनको छोड़ने का सारे साधन हमारे पास है। और उसके बाद में अगर वहां पर भी छूट नहीं मिलती है आपको, तो फिर हमारी सरकार या सीएम या उसकी तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि पिछले 5 साल के चलान्स को हम जो है ना माफ कर देंगे। व्हाट द रबिश सिस्टम इज देयर, जिसको भी जितनी सहूलियत हमें दी जानी चाहिए वहां पर दी जा रही है। हाँ, एक चीज गवर्नमेंट के ऊपर फर्क पड़ती है, अगर आप 10 लोग इकट्ठे डेथ होगी ना जब रोड एक्सीडेंट में, तो सीएम पीएम सारे वहां पर आएंगे, लोग 5 लाख 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल डेथ्स। बिल्कुल अनुराग जी, इस पर उसके बाद मुआवजों की राजनीति शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ इसी सिस्टम में इतने लूप हॉल हैं, तो जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की बात हम कर रहे हैं वो तो बहुत दूरगामी बात लगती है। ऐसा लगता है जब हम यही मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कब होगी, ये तो बहुत अभी दूर की बात नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि सोशल मीडिया वाली जो भी बात है ना, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लॉ है, मैंने एक सिंपल सा हमारे जो ना देश, किसी भी देश का एक वो सिनेरियो होता है कि अगर आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सप्लाई मिलेगी। मैं नहीं मानता कि हमारे नेता बुद्धिहीन है या हमारे ब्यूरोक्रेसी बुद्धिहीन है, लेकिन उनके पास हमारी तरफ से किसी की तरफ से डिमांड नहीं जा रही। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल साथ में और देना चाहता हूँ कि हमारे गोपीनाथ मुंडे जी की डेथ हुई थी आज से 12 साल पहले लगभग जी। सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ। सीबीआई में 2 रिपोर्ट सबमिट हुई, एक सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की और एक आईआईटी दिल्ली की। दोनों रिपोर्ट्स ने बोला कि इस चौराहे की डिजाइन में फॉल्ट है और यहाँ पर जो ग्रीनरी मतलब वेजिटेशन हो रखा है, वो जो उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हुई है, उसकी वजह से ड्राइवर एक दूसरे को देख नहीं पाए और एक्सीडेंट हुआ। इतने बड़े आदमी, क्या ये वीआईपी आदमी नहीं थे जी? उसके ऊपर आज तक ये 12 साल में 1 सेंटीमीटर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी एजेंसी, सिविक एजेंसी की तरफ से एक्शन नहीं दिया गया कि कम से कम उस चौराहे को तो एक्शन में ले आए, इंप्लीमेंट करें जो सजेशंस आए हमारे पास। तो जब इतने बड़े केस में हमारे पास इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इंडिविजुअल डेथ्स हजारों, मतलब 500 डेथ लगभग रोजाना होती हैं। ये एक केस अगर 15 दिन पहले हम लोगों ने उठाया, आपने उठाया, कितने केस उठाएगी मीडिया? कहीं ना कहीं हम सब लोगों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉज हम जानते हैं, सोसाइटी हम जानते हैं, इंप्लीमेंटेशन हम जानते हैं, तो हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? ठीक है संजय सहाय जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है रसूख का। बहुत से लोग पैसा दे देते हैं, करप्शन आज भी उतना ही है, भ्रष्टाचारी के चक्कर में रईस ज़्यादे बच निकलते हैं, मोटी मछलियां जो हैं वो बच जाती हैं और जो बाकी लोग होते हैं वो
उसमें शामिल दिखाई देते हैं। जो एक्चुअल में कल्प्रिट होता है उस तक तो पुलिस जाती ही नहीं है, उसको दूर से ही छोड़ देती है। तो आपको लगता नहीं कि इसको भी थोड़ा दुरुस्त, यहाँ भी एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है कि ये जो करप्शन का खेल चला आ रहा है इससे बाहर निकलें, तभी कहीं ना कहीं हम जो ये बातें अभी कर रहे हैं ये ग्राउंड पर दिखेंगी हमें। देखिए, 2-3 चीजें हैं कि 15 साल से इंडिया नंबर 1 है फेटल एक्सीडेंट्स। पूरी दुनिया में फेटल एक्सीडेंट्स में हम 15 साल से नंबर 1 है। तो ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप जो सवाल कर रही हैं उस पर आने के पहले एक और भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है। 1 लाख कैमरा का जो रिक्वायरमेंट था और इसके पहले दिल्ली सरकार ने उसको लगाया, तो उसके पीछे भी तो सब कुछ होगा। इस पर्पस के लिए लगाया, उसको ऐसे चलाना है, ऐसे मॉनिटर करना है, फलाना करना है, तो वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप तो केवल बात कर रही है कि इंडिविजुअल्स का क्या है। मैं बोल रहा हूं द सिस्टमिक इनकेपेबिलिटी बिकॉज ऑफ करप्शन टू पुट प्रोजेक्ट्स विच डोंट डिलीवर। तो ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप निर्भया का देख लीजिए, 2800 या 3000 करोड़ का निर्भया फंड है और उसमें बहुत कुछ चीजें हैं और उसमें आज तक हुआ क्या, केसेस वही हो रहा है। तो एक जो है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ट्रैफिक और ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज में, वो किस तरीके से हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब हो गया, मान लीजिए 1 लाख कैमराज आपके पास है, 1,20,000 कैमराज है, उनके बारे में क्या हो रहा है जी। तीसरा एक आते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मीडिया के कानून का हम बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, कि यहां इस तरीके के वीडियोस आप नहीं चला सकते। एनीथिंग बियॉन्ड 100 किलोमीटर बहुत क्लियर कट है। दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट एक्ट होता है, फेसबुक और 50 तरह के इनके पास सब एआई टूल्स हैं जिन पे इनको पता चल जाता है क्या हमें चलाना है क्या नहीं चलाना है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके आगे जो इतने कुछ केसेस हो रहे हैं उसका डेटाबेस कहां, इसके पीछे भी करप्शन का है, डेटाबेस कहां। अगर ये पूरा डेटाबेस पब्लिक के लिए डैशबोर्ड में दे दिया जाए तो हम ही उस पर फिर एक्शन डिमांड कर सकते हैं कि भाई आपके पास 5000 व्हीकल्स हैं जिन पे जो है 5000 का जुर्माना है, तो उसके बियॉन्ड 20-20 केसेस हैं, हम ही कल से एक्टिविज्म शुरू कर देंगे। आप पोर्शे का केस में देखिए वही हुआ था, यहाँ के केस में वही हो रहा है। लेकिन संजय साय जी, इनिशियल जो स्टेज होती है उस पर इतने लूप हॉल्स दिख जाते हैं ना। आप देखिए इससे पहले जो केसेस सामने आए, वकील की तरफ से कहा गया कि जो ये लैम्बोर्गिनी वाला केस सामने आया था, इसमें वकील कह रहे हैं कि जो स्टीयरिंग है वो ड्राइवर के हाथ में था, जो लड़का था वो गाड़ी नहीं चला रहा था। बाद में सीसीटीवी आया तो चीजें सामने आई। तो पहले ही चीजों को ड्रैग करने की इतनी कोशिशें होती हैं ना, इनिशियल स्टेज पे अगर हम ट्रांसपेरेंसी से काम करें तो ये क्लियर पिक्चर हमारे सामने आएगी ना। जैसे इस केस में भी देखिए आप, देखिए हर एक छोटा से छोटा चीज इस देश में, आप एक मेडिकल ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, हर चीज में उनका डेटाबेस कॉन्टामिनेटेड है, विच मीन्स कि एक एक चीज में गलती जो है जान के की जा रही है। मनरेगा से लेकर आप किसी भी चीज में ले लीजिए, तो यहां भी जो है हर एक अपॉर्चुनिटी को और हर एक जो प्रॉब्लम को वो अपॉर्चुनिटी माना जाता है सरकार के लिए, ऊपर से लेके नीचे तक। जब उसको आप अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं, पावर इज व्हाट, पावर इज नेगेटिव पावर, पावर इज नेवर पॉजिटिव पावर, नेवर प्रोएक्टिव पावर। और जो आदमी कर रहा है उसका क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। अब जो जिसने वो मोहन को वहां लगाया तो उसके फादर पे कुछ भी नहीं हुआ, और जब पुलिस सीसीटीवी और ये लेके चल रही है और अगर कोई आपको समझाने जाए कि नहीं 7 साल से कम वाले केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस पर फिर जनता भड़क पड़ेगी। तो हो क्या गया है कि जहां जहां आप संवेदनशील हैं या जहां जहां आपको संवेदनशील बनाया जाता है वहां आप रिएक्ट करते हैं, उसके सिवा आप कहीं और रिएक्ट नहीं करते हैं। तो पुलिस का, गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का, उनका तो पूरा का पूरा ही उन्हीं का खेल है ये। और खेल किसका है? अगर सिविल सोसाइटी आज नहीं है वो आने सक रही है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर फियर। अगर आज लॉयर जो है पूरा खेल खेलने सक रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर अलाउइंग यू टू डू दैट। इस केस में सुओ मोटो केस के कौन मना कर रहा है? पुलिस सुओ मोटो केस ले सकती है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं। तो हर आदमी के पास तो अधिकार है।
ठीक है। और अगर वो फुलफिल नहीं करते ठीक है, मेरे पास वक्त की तो थोड़ी फिर कमी है सर। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सर, ये जो पीयर वैलिडेशन सिंड्रोम है और धीरे धीरे ये जो बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से जो यूथ है वो भी हमें देख रहा है, हर एज के, हर तबके के लोग हमें देख रहे हैं, तो एक छोटा सा मैसेज आपसे चाहूंगी सर अंत में। नहीं, देखिए, मैसेज यही है कि अगर हम जितना अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे फोकस करें, आज का यूथ, हमारा यूथ बहुत ब्रिलियंट है, तो अगर आप अपनी पर्पस ऑफ लाइफ पे फोकस करें तो आपको लाइक्स भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। बट अगर आप लाइक्स के पीछे जागते हुए कुछ काम कर रहे हैं, जैसे इस केस में हुआ, वो रील बना रहे थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो यूथ हैज टू सी कि वो अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा पर्पस लेके आए जो ह्यूमैनिटी को सर्व करे, उनकी लाइफ में एक प्रोडक्टिव करियर बनाए जो इंडिया को आगे लेके जाए, और ना कि वो अपने ही कुछ टाइम के लिए ये इस तरह की रील्स बना के, क्योंकि इन रील्स के अंदर उनका फ्यूचर नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत जल्दी से सर, मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज। ओके, बहुत जल्दी से अपनी बात कहिए सर। ये जो सिंड्रोम है, क्या ये डेवलप्ड कंट्रीज के बच्चों में नहीं है? क्या वहां पर जब 5 साल का बच्चा भी अगर कोई ट्रैफिक रूल्स की मिस्टेक करता है ना, तो वो अपने माँ बाप से पूछता है, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है। अकाउंटेबिलिटी कई पार्ट्स पर है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आपकी 30 सेकंड की रील के चक्कर में किसी घर का चिराग जो है वो हमेशा के लिए बुझ जाता है। तो आपको इस रील और रियल लाइफ में फ़र्क महसूस करना होगा, कानूनों को दुरुस्त होना होगा, समाज को सुधरना होगा, तभी ये तस्वीर बदलेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे यहाँ से। काशी के घाट